नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 10, जिसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान SSA। तो सबसे पहले हम इसको गूगल पर जो स्क्रीनशॉट है वो देखते हैं कि वहाँ पर इसके बारे में क्या दिया गया है। इसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान, हिंदी में भी है। इसका जो मोटो है, उद्देश्य है, वो है एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सभी के लिए शिक्षा। और इसका जो नारा है वो सब पढ़ें सब बढ़ें। आपने देख भी रखा होगा, एक पेंसिल का निशान होता है, इधर एक लड़का रहता है और इधर एक लड़की बैठी रहती है, दोनों के हाथ में बुक है। यहाँ रहता है सर्व शिक्षा अभियान और नीचे लिखा है सब पढ़ें सब बढ़ें। तो इसका लोगो है। उसके बाद में फाउंडर की बात करें, संस्थापक की बात करें, तो इसकी जो स्थापना है वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुई थी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी SSA की, तो भारत के प्रधानमंत्री थे। कंट्री, देश की बात करें तो SSA की शुरुआत भारत में हुई थी, यानी ये भारत की एक योजना है। मिनिस्ट्री, इसका जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। लॉन्च, तो ये जो अभियान है सर्व शिक्षा अभियान, ये लॉन्च कब हुआ? तो इसकी जो शुरुआत है 2001, यानी 20 साल पहले इसकी शुरुआत हुई। ये सिर्फ हम गूगल की देख रहे हैं, हमारे नोट्स इसके आगे हमने शामिल किए हैं, जो सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको उसमें पढ़ने को मिलेंगे। बजट की बात करते हैं तो इसके लिए हर साल बजट आवंटित होता है। तो फॉर ईयर 2021-22 की बात करें तो 7,622 करोड़, क्योंकि जो बजट है वो करोड़ों में आवंटित होता है। वर्तमान में ये समग्र शिक्षा अभियान के साथ कार्य करता है, तो उसका जब समग्र शिक्षा अभियान पढ़ेंगे तो वहाँ बजट अलग होगा। यहाँ इसका बजट है 7,622। ये करंट स्थिति गूगल से ली गई है। उसके बाद में है स्टेटस। तो स्टेटस जो भी मैं बता रहा था कि मर्ज्ड विद द नेशनल एजुकेशन मिशन इन 2018, यानी 2018 में इसको राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, जिसको हम समग्र शिक्षा अभियान कहते हैं, उसके साथ मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है। और इसकी जो वेबसाइट है जिस पर हम इसके बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वो है www.ssa.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर भी हम इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था इसका भूमिका जो हमने आपको इंटरनेट से लेकर के बताई है। अब चलते हैं हम नोट्स की तरफ। तो सबसे पहले है सर्व शिक्षा अभियान SSA। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से 2001 से सर्व शिक्षा अभियान संचालित किया जा रहा है। ये हमने पीछे भी देखा, इसका संचालन 2001 से हो रहा है। और किनके समन्वित प्रयासों से हो रहा है? तो वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी दोनों ही सरकारें मिलकर के इसको संचालित कर रही हैं। ये हमें याद रखना है। उसके बाद में दूसरा जो बिंदु है कि SSA का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बालकों को शिक्षा उपलब्ध करवाना। सारे बिंदु महत्वपूर्ण है, सभी को दिमाग में रखना है, नोट करना है, परीक्षा की दृष्टि से उनको याद करना है कि SSA का जो मुख्य उद्देश्य था जब इसकी स्थापना हुई तो वो थी कि देश में जो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के जो बालक हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, उन सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसकी जो प्रोसेस है कि इसको लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी आवाज़ कब उठी, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, वो इस बिंदु में है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसकी शुरुआत 1992 में हुई थी, के तहत SSA की संकल्पना की मुखर अभिव्यक्ति हुई। संकल्पना यानी जो कल्पना ही हो रही थी कि ऐसा भी एक अभियान होना चाहिए, उसकी जो मुखर अभिव्यक्ति है, सबके सामने जो अभिव्यक्ति है, सबके सामने जो एक मत होकर के प्रस्ताव रखने का जो कार्य हुआ, वो इन दो प्रोग्रामों के तहत हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। इसका जो प्रभाव क्या हुआ इस अभिव्यक्ति का, तो इसी के तहत अक्टूबर 1998 में राज्य के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया। यानी जब ये अभिव्यक्ति रखी गई, इस पर जोर दिया गया, तो 1998 में केंद्र सरकार ने एक सम्मेलन बुलाया
जिसमें सभी राज्य के शिक्षा मंत्रियों को शामिल किया गया। और ये जो सम्मेलन है वो 1998 में बुलाया गया और इसमें सभी ने एक मत होकर के निर्णय लिया और इस निर्णय के परिणाम स्वरूप 16 नवंबर 2000 में केंद्र सरकार ने SSA को मंजूरी दे दी। तो इसको जो मंजूरी है वो कब मिली? 16 नवंबर 2000 में। तो ये है मंजूरी, यानी सभी आपको याद रखना मंजूरी इसको 2000 में मिली और इसकी शुरुआत जो है वो सत्र 2001 से इसको प्रारंभ कर दिया गया, अर्थात इसको क्रियान्वित, यानी वहाँ पर इसको मंजूरी मिलने के बाद में जो अगला सत्र चालू हुआ उसी शैक्षणिक सत्र में इसको प्रारंभ कर दिया गया। तो ये शुरुआत है और ये मंजूरी है। तो ये थी इसकी जो हिस्ट्री है, इतिहास है कि कहाँ से इसकी शुरुआत होती है वो हमने देखे। अब हम देखते हैं कि कोई भी जो कार्य होता है उसके कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तो लक्ष्यों की बात करते हैं तो SSA का जो लक्ष्य था मुख्य वो था कि 2003 तक 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों को विद्यालय में नामांकन करवाना। तो मित्रों हमने देखा कि 2001 में इसकी शुरुआत हुई तो इसने आगामी जो 3 वर्ष थे उसमें ये लक्ष्य निर्धारित किया कि इन 3 सालों में जो भी 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उनका किसी न किसी विद्यालय में हमें नामांकन करवाना है। ये इसका 2003 तक उद्देश्य था। उसके बाद में नामांकित सभी बालकों को 2007 तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करना, यानी जिन बच्चों का 2003 में नामांकन करवा दिया गया तो 5 साल की जो शिक्षा रही है जिसको हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं वो उपलब्ध करवाना इसका आगामी उद्देश्य था कि 2003 में नामांकन पूर्ण करवाने के बाद वो विद्यालय में रुके रहें और 2007 तक वो अपना जो प्राथमिक शिक्षा है वो पूर्ण कर सके, विद्यालय छोड़कर ना जाएं। उसके बाद में 2010 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करना, यानी कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण करना इसका उद्देश्य था। तो 2001 में शुरुआत हुई, 2003 तक नामांकन, 2007 तक प्राथमिक शिक्षा और 2010 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा इसका उद्देश्य था, लक्ष्य था। और इसका जो उद्देश्य ये भी था कि सामाजिक भेद व लिंग भेद के अंतराल को 2010 तक समाप्त करना, यानी उस समय जो सामाजिक भेद था कि उच्च वर्गों के बच्चे अध्ययन करते थे और निम्न वर्ग के बच्चे अध्ययन से वंचित थे, तो उस भेद को समाप्त करना। और लिंग भेद, जैसे मैंने अभी पेंसिल पे बताया कि एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की, तो उस लोगों का मतलब ही है कि लिंग भेद समाप्त किया जाए, लड़के और लड़कियों को समान रूप से शिक्षा दी जाए। इसका उद्देश्य था 2010 तक कि ये जो गैप है, ये जो खाई है, इसको समाप्त करना भी SSA का मुख्य लक्ष्यों में से एक लक्ष्य था। 2010 तक बालकों का ठहराव 100% सुनिश्चित करना। तो क्या होता था, नामांकन करने के बाद में एक या उसी साल में या अगले 1-2 साल में बच्चे वापस विद्यालय छोड़कर किसी न किसी बाल मजदूरी अन्य कार्यों में लग जाते थे। तो SSA का ये लक्ष्य था कि 2010 तक ये सभी बच्चे स्कूल में ठहरें, यानी नियमित रूप से इनका अध्ययन चलता रहे। उसके बाद में कुछ इसके अन्य उद्देश्य हैं, पीछे हमने देखा वो लक्ष्य। फिर और इसके उद्देश्य थे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए जिससे बच्चों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। विद्यालय स्तर पर विकेंद्रीकरण को बढ़ावा, यानी इससे पहले जब SSA अभियान प्रारंभ नहीं हुआ था उससे पहले केंद्रीकरण को बहुत महत्व दिया जाता था। ये केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण हम पहले पढ़ चुके हैं। तो विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश्य था। सभी की सहभागिता को बढ़ावा देना, यानी विद्यालय विकास में, शैक्षणिक विकास में कि अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए सभी की सहभागिता को बढ़ावा देना भी SSA का मुख्य उद्देश्य था। प्रभावी व आनंददायी अधिगम, यानी बच्चों को ऐसा अधिगम करवाया जाए जो प्रभावी हो और उसको पढ़ने में, शिक्षा में बच्चों को आनंद आए। वंचित व विशिष्ट बालकों को प्रोत्साहन, बालिका शिक्षा को बढ़ावा, BSF बालिका शिक्षा जो हम आगे हमारी यूनिट भी है, और विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन। ये सभी जो उद्देश्य थे वो SSA के उद्देश्य हैं।
इसके आदर्श वाक्य की बात करें जो हम बता रहे थे, इसका जो आदर्श वाक्य था, ध्येय वाक्य था, वो था सब पढ़ें सब बढ़े। नोट करना है ये ध्येय वाक्य किसका है, SSA का। नोडल एजेंसी की बात करें तो एक किसी भी प्रोग्राम को चालू करने के लिए उसकी एक नोडल एजेंसी होती है। तो SSA की जो नोडल एजेंसी थी वो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर, इसको इसका नोडल एजेंसी बनाया गया था। और कोई भी अभियान है बिना वित्त के, बिना पैसे के, वो लंबे समय तक जारी नहीं रह सकता। और हमने पहले ही बिंदु में पढ़ा था कि केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयास से, तो इसमें जो पैसा लगता है, जो वित्त लगता है, उसमें भी दोनों की, केंद्र और राज्यों की भागीदारी रहती है। तो उस भागीदारी को भी समय समय पर बदला गया है। तो याद रखना है, जब इसको प्रारंभ किया गया तो ये वित्तीय साझेदारी थी 85 और 15, यानी 85% जो पैसा लगता था वो केंद्र का था और 15% जो पैसा था वो राज्य का होता था। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये जो अनुपात है उसको 75-25 कर दिया गया, यानी 75 केंद्र का और 25% जो वित्त है, पैसा है, वो राज्य का होता था। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसको 65-35 कर दिया गया और 2015-16 से वर्तमान तक ये जो वित्तीय साझेदारी है ये 16-40 है, यानी 16-40 नहीं 60-40, यानी 60% पैसा केंद्र का होगा और 40% पैसा इसमें राज्य लगाएगा। तो ये समय समय पर बदलाव के साथ जो वित्तीय साझेदारी है, ये भी एक बार प्रश्न आया था, इसको याद रखना है। उसके बाद में एक इस अभियान का जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, वो देखते हैं। तो केंद्र में जो अध्यक्ष होता है वो है प्रधानमंत्री। SSA का जो केंद्र में जो अध्यक्ष बनाया गया वो प्रधानमंत्री को, और इसका राज्य में जो अध्यक्ष है वो है मुख्यमंत्री। उसके बाद में हम उपाध्यक्ष की बात करें तो केंद्र में इसका उपाध्यक्ष होता है मानव संसाधन विकास मंत्री और राज्य में इसका जो उपाध्यक्ष है वो है शिक्षा मंत्री। तो ये याद रखना है कि केंद्र में उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री होता है, ना कि शिक्षा मंत्री, और राज्य में इसका जो उपाध्यक्ष है वो है शिक्षा मंत्री। SSA के अधीन कुछ मानदंड हैं, कुछ मानदंड फिक्स किए गए हैं। वो हैं कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर महत्वपूर्ण है, याद रखना है, दिमाग में यहीं पे इसको बैठा लेना है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 40 बच्चों के लिए एक अध्यापक, यानी SSA जो अभियान है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए अभियान चलाया गया था, जिसमें हमने पढ़ा है 6 से 14 आयु वर्ग के बालक, यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक बालकों की शिक्षा के लिए ही ये अभियान चलाया गया था। तो इसके मानदंड थे कि चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, तो प्रत्येक 40 बच्चों के लिए एक अध्यापक, यानी जैसे किसी विद्यालय में 60 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर 2 अध्यापक होंगे, 40 और फिर 20 पे 1, यानी 80 तक वो 2 रहेंगे। उसके बाद में यानी प्रत्येक 40 पे एक अध्यापक की संख्या वहाँ बढ़ती जाती है, जिसके मानदंड थे। एक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक। मान लीजिए कोई प्राथमिक विद्यालय है और उसमें 35 ही छात्र छात्राएं हैं, अब वहाँ पर 40 हो भी नहीं रहे हैं, या फिर मान लीजिए वहाँ पर 40 ही हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि वहाँ पर एक ही अध्यापक होगा। वहाँ पर यदि वो प्राथमिक विद्यालय है तो कम से कम वहाँ पर 2 अध्यापक होंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक, और यदि वो विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो हर कक्षा के लिए एक अध्यापक होना आवश्यक है। ये इसके मानदंड, अध्यापक संबंधी मानदंड रहे हैं। उसके बाद बात करें विद्यालयों की, तो प्रत्येक 1 किलोमीटर दूरी पर स्कूल, यानी इसका उद्देश्य था कि 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, ताकि बालकों को जो शिक्षा से वंचित हैं वो दूर ना जा सकें और नज़दीक ही उनको विद्यालय की जो सुख सुविधाएं हैं, जो शिक्षा की जो सुविधाएं हैं, वो उपलब्ध हो सकें। इसका मानदंड है कि 1 किलोमीटर दूरी पर स्कूल हों। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण बालकों की संख्या के आधार पर या 2 प्राथमिक स्कूलों पर 1 उच्च प्राथमिक स्कूल। तो इसका अगला जो मानदंड था ये था कि यदि बालक कम है तो 1 उच्च प्राथमिक स्कूल, और यदि बालकों की संख्या अधिक है तो कम से कम 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा 2 प्राथमिक स्कूलों पर, यानी 1 किलोमीटर दूर पर या दूसरे 1 किलोमीटर दूर पर 2 प्राथमिक विद्यालय हैं
और जो बालक 1 से 5 की शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं तो उनको कक्षा 8 तक की उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन 2 विद्यालयों के ऊपर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय इतनी दूरी पर रखा जाए कि इन दोनों विद्यालयों के बालक आकर के इस उच्च प्राथमिक विद्यालय में अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो ये भी इसका मानदंड था कि ये प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद बालक वहीं पर उचित दूरी पर उच्च प्राथमिक स्कूल में अपना आगे का अध्ययन कर सकें। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है जिनका जो संचालन है वो एसएसए के अंतर्गत किया जा रहा है, वो देखते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो है NPEGEL। ये हमने पिछली जो इकाइयाँ थी उसमें पढ़ चुके हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, यानी प्राथमिक स्तर पर जो बालिका शिक्षा है उसके लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। राजस्थान के 31 जिलों में शिक्षा से वंचित बालिकाओं के लिए 119 शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में चलाया जा रहा है, यानी प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक ब्लॉक है। उन ब्लॉकों में 186 जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े जो ब्लॉक हैं उनमें इस प्रोग्राम को संचालित किया जा रहा है और इसमें 31 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें सीकर और झुंझुनू शामिल नहीं है क्योंकि इन जिलों को शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ नहीं माना जा रहा था। इसलिए इन 31 जिलों में ही इस NPEGEL प्रोग्राम को क्रियान्वित किया गया था। तो और जो ब्लॉक्स हैं इनमें भी 186 ब्लॉक्स को राजस्थान में शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना जा रहा है। ये कौन कौन से हैं आगे की यूनिटों में, ये अलग से आपके कोर्स में है, वहाँ पर हम डिटेल से इनको पढ़ेंगे। तो यहाँ सिर्फ इतना याद रखना है कि NPEGEL का जो संचालन है वो एसएसए के अंतर्गत किया जा रहा है। दूसरी जो योजना है जो इसके अंतर्गत आती है वो है KGBV, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। के का मतलब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तीसरी है वैकल्पिक शिक्षा। ये किसके लिए है इतना याद रखना है कि 6 से 14 आयु वर्ग के ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है और इसका जो संचालन है वो भी एसएसए के अंतर्गत ही होता है। ड्रॉप आउट क्या होता है वो हमने पहले भी चर्चा करी थी। आज फिर यदि आप नए हैं और वीडियो पिछले नहीं देखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया कि वे बालक जो नाम तो उनका विद्यालय में था लेकिन फिर वो विद्यालय छोड़ करके चले गए हैं, वहाँ से उनका या तो नाम पृथक हो गया है या टीसी जारी हो गई है, लेकिन उन्होंने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया, तो वो बच्चे ड्रॉप आउट की श्रेणी में आते हैं। तो इन्हीं ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। इस वैकल्पिक शिक्षा के अंतर्गत कुछ प्रोग्राम्स हैं। पहला है ब्रिज कोर्स, शिक्षा मित्र केंद्र, जैसे ई मित्र केंद्र होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स योजनाओं से संबंधित, वैसे ही इस शिक्षा संबंधित शिक्षा मित्र केंद्र होते हैं। तीसरा माइग्रेटरी छात्रावास आदि, यानी प्रवासी छात्रावास आदि, जिनके माता पिता पलायन कर जाते हैं उनके निवास के लिए इन छात्रावासों की उपलब्धता भी करवाई गई है ताकि इन छात्रावासों में निवास करके ये बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसके बाद में है CWSN, ये भी एसएसए के अंतर्गत ही आती है। इसकी फुल फॉर्म है चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, यानी दिव्यांग बालकों को शिक्षा से जोड़ने के लिए। ये भी एक अलग से एक प्रोग्राम है। जब अपना कोर्स पूरा होगा तो जो और भी मुख्य बिंदु है इनका अलग से परिशिष्ट करके कुछ वीडियो बनाए जाएंगे ताकि यूनिट से जुड़े हुए जो बिंदु हैं उनसे भी आपका प्रश्न गलत ना हो। अगला है लहर, जिसकी फुल फॉर्म है लर्निंग इन्हांसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। ये कक्षा 1 और 2 के बालकों के लिए विद्यालय में एक अलग से कक्ष होता है, उसकी दीवारों पर चार्ट चित्र आदि के माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है ताकि बालकों का ठहराव हो सके, उनको अच्छा लगे, उनकी रुचि जागृत हो। आप भी अपने नज़दीकी विद्यालय में जाकर देख सकते हैं। एक कमरा है जिसमें सरकार कुछ ग्रांट देती है और उस विद्यालय में उस कमरे में अनेक बच्चों को सीखने से संबंधित चार्ट बनाए जाते हैं। उसी को हम लहर कक्ष के नाम से जानते हैं, उस कक्ष को कहेंगे लहर कक्ष। तो ये जो लहर योजना है ये भी एसएसए, और ये कक्षा 1 व 2 के बालकों के लिए ही है। इसमें ये कंफ्यूज मत होना कि प्राथमिक जो 1 से 5 है उनके लिए, केवल कक्षा 1 और 2 के बालकों के लिए इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तीसरा है कल्प, जिसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। इसकी जो शुरुआत है वो 2004-05 में हुई थी
और कक्षा 6 व 8 के बालकों में कंप्यूटर की समझ विकसित करना इसका उद्देश्य था। यानी जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं और उच्च प्राथमिक स्तर पर पहुंच चुके हैं, उनमें कंप्यूटर की समझ विकसित करने के लिए कल्प नामक प्रोग्राम की शुरुआत 2004-05 में की गई। इसके बाद में है आवासीय विद्यालय व छात्रावास, यानी विद्यालय खोले जाने वाले मानदंडों को पूरा न करने वाले क्षेत्रों के बालकों के लिए व शहरी अनाथ बालकों के लिए। यानी सरकार का एक मानदंड फिक्स है कि इतनी संख्या होनी चाहिए तभी हम विद्यालय वहाँ खोलेंगे और इतनी दूरी होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई जगह जनसंख्या छितरी हुई रहती है, यानी जो घर है वो दूर दूर रहते हैं और वहाँ पढ़ने वाले बालक भी एक एक या दो दो रहते हैं और वो मानदंड पूरा नहीं करते हैं और वहाँ विद्यालय ओपन नहीं करती है सरकार। तो ऐसे बालक भी शिक्षा से वंचित ना रहे, इसी के लिए आवासीय विद्यालयों की जो योजना उसकी शुरुआत की गई थी। या फिर जो शहरी बालक हैं जिनके ऊपर कोई संरक्षण नहीं है, अनाथ हैं, उनके लिए भी इन आवासीय विद्यालयों की और छात्रावासों की सुविधा की गई है और इनका जो संचालन है वो एसएमसी द्वारा किया जाता है। जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है, उसकी देखरेख में इन छात्रावासों का क्रियान्वयन होता है। अगला है रेगिस्तानी छात्रावास, यानी SC/ST बालक बालिकाओं हेतु, यानी रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां विद्यालय अधिक दूरी पर है वहां के बालकों के लिए रेगिस्तानी छात्रावास की योजना भी शुरू की गई है और उसका क्रियान्वयन भी SSA के अंतर्गत ही होता है। अगली है औपचारिक शिक्षा, जिसमें औपचारिक यानी जो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, शिक्षक अनुदान, TLM हेतु 500 रुपये शिक्षकों को दिए जाते हैं। वो सभी SSA द्वारा ही निर्धारित प्रोग्राम है। CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर ग्रांट और शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी जो योजनाएं हैं, जो वित्त है, वो सारा इसी की देखरेख में किया जाता है। अगला है उत्कृष्ट विद्यालय योजना। आप भी देखे होंगे कि हर ग्राम पंचायत में एक उच्च प्राथमिक स्कूल पर लिखा हुआ है उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो एक योजना है जो SSA के अंतर्गत संचालित है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक विद्यालय, कक्षा 1 से 8 का विद्यालय, उसको एक आदर्श विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाता है ताकि उससे प्रेरित होकर के उसमें नामांकन बढ़े और अधिक से अधिक लोग सरकारी विद्यालयों की तरफ आकृष्ट हों। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको हम कहते हैं CCE। शब्दों से ही स्पष्ट, सतत यानी लगातार और व्यापक यानी गहन मूल्यांकन। तो ये भी एक योजना है जो SSA के अंतर्गत संचालित है। इसमें विद्यार्थी की स्कूल आधारित मूल्यांकन व्यवस्था होती है और विद्यार्थी के सीखने के सभी पक्षों पर, यानी व्यापक शब्द है तो ये नहीं है कि उसका अधिगम जो पक्ष है उसी पर हम मूल्यांकन करेंगे, विद्यार्थी के सीखने के सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाएगा। ये CCE के अंतर्गत होता है। अगला है समावेशी शिक्षा, यानी कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक। विशेष आवश्यकता का मतलब है जैसे श्रवण बाधा, दृष्टि बाधा, वाक बाधा यानी बोलने में दिक्कत हो, मानसिक विमंदिता यानी उसकी जो बुद्धि है वो कमज़ोर हो। तो इस प्रकार के जो बालक हैं इनके लिए समावेशी शिक्षा की शुरुआत की गई है और ये समावेशी शिक्षा का जो बजट आदि का जो कार्य है, योजना संबंधी जो कार्य है, वो भी SSA के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरह से आज हमने देखे इसके जो उद्देश्य हैं या इसके अंतर्गत SSA के अंतर्गत जो संचालित कार्यक्रम है। उससे पहले हमने देखा इसके उद्देश्य, उससे पिछले वाले इसमें हमने देखे थे SSA के लक्ष्य और SSA की शुरुआत किस तरह से हुई और कौन से सन में क्या हुआ, ये सब हमने देखा। ये हमने इंटरनेट से देखा था कि इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के समय से हुई थी। इसका जो लोगो है वो सब कुछ हमने आज चर्चा करी थी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। आपका इससे संबंधित कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और उसका जवाब उचित समय पर आपको दिया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।